नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राम मंदिर दान विवाद पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रही है, तो अयोध्या में वकीलों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। इस बीच टीएमसी बागियों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। उधर मणिपुर में फिर से हिंसा भड़कने पर राहुल गांधी सरकार पर हमलावर है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। राम मंदिर दान विवाद पर वेणुगोपाल ने पीएम को लिखा पत्र, सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग। अयोध्या में राम मंदिर चंदा विवाद पर वकीलों का भारी हंगामा, चंपत राय पर एफआईआर की मांग। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का बागी गुट, नए गुट को मान्यता देने की मांग। मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा पर राहुल गांधी ने सरकार की सोच को बताया विभाजनकारी। ट्रंप समर्थक लौरा का विवादित बयान, खामेनेई के अंतिम संस्कार को बताया हमले की सही जगह। ट्रंप समर्थक लौरा का विवादित बयान, खामेनेई के अंतिम संस्कार को बताया हमले की सही जगह। राम मंदिर दान विवाद पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर में श्रद्धालुओं से मिले दान में चंदा चोरी जैसे गंभीर मामलों से देश भर के लोगों की आस्था को झकझोर दिया गया है। वेणुगोपाल ने कहा कि करोड़ों लोगों ने भगवान राम के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई दान दी थी, लेकिन उस विश्वास के साथ कथित तौर पर धोखा हुआ है। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि ये पूरा मामला किसी संगठित नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है और शुरुआती जांच में कई अहम शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अपने पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी जांच काफी नहीं है और कई अहम सबूतों को दबाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज तक गायब किए जाने और शिकायत करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई जैसी बातें इस मामले को और ज्यादा गंभीर बनाती हैं। इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होना बहुत जरूरी है। दान विवाद को लेकर अयोध्या में बवाल मचा हुआ है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद वकीलों का प्रतिनिधिमंडल थाने पहुंचा और पुलिस को औपचारिक शिकायत दी। उनका आरोप है कि राम मंदिर में दान की गड़बड़ी के मामले में इन तीनों पदाधिकारियों की भूमिका की जांच जरूरी है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बार एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रस्ताव पास किया है और चेतावनी दी है कि जो भी सदस्य इस आंदोलन के खिलाफ जाएगा उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ये भी मांग की गई है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के जाना चाहिए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो वो हाई कोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। फिलहाल पुलिस की ओर से आधिकारिक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन शिकायत मिलने के बाद जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दान विवाद के बीच आरोपियों के घर लगातार छापेमारी चल रही है। पुलिस ने आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर छापेमारी की। वहीं एक अन्य आरोपी अविनाश शुक्ला से करीब 20 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। इस मामले में अब तक गिरफ्तार 7 आरोपियों के पास से कुल 79 लाख रुपए नकद बरामद हो चुके हैं, जिसमें अविनाश शुक्ला के पास से कुछ विदेशी मुद्रा भी मिली है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने इस पैसे से हाल ही में संपत्तियां भी खरीदी थी। जैसे लवकुश मिश्रा ने शहादतगंज में 23 लाख रुपए की जमीन ली थी। इस पूरे मामले में कुछ आरोपियों के संबंध राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से भी होने की बात सामने आ रही है। साथ ही उस सुरक्षा एजेंसी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं जिसने इन आरोपियों को कैश काउंटिंग के काम पर लगाया था। टीएमसी के बागी विधायकों के गुट ने आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की और अपने अलग गुट को लेकर औपचारिक चर्चा की। बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने बताया कि 23 जून को उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर फुल बेंच के साथ मिलने की मांग की थी, जिसके बाद आयोग ने उन्हें मुलाकात का मौका दिया। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग की पूरी बेंच के सामने अपनी दलीलें रखी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी मौजूद रहे। पार्टी के बागी गुट के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इस मुलाकात में पार्टी के फंड और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश किया। दिल्ली में हुई इस बैठक को लेकर ऋतव्रत बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने अब हमारी सारी बातें अच्छे से सुनी। उन्होंने ध्यान देते हुए सारी बातें सुनी और अब आगे की जांच के बाद जवाब देने की बात कही है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़कने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मणिपुर में जारी हिंसा मोदी सरकार की विभाजनकारी सोच का नतीजा है। दरअसल मणिपुर के कामजोंग जिले में भारत म्यांमार सीमा के पास बुधवार को कई घरों में आगजनी की घटनाएं सामने आई, जिससे कुकी और नागा समुदाय के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने
पफेमोल इलाके में कुकी जो बस्ती को आग के हवाले कर दिया, जबकि दूसरी तरफ नगा समुदाय के इलाकों में भी हमले और आगजनी की घटनाएं हुई। इन घटनाओं के बाद स्थानीय संगठनों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है और फिर से हालात बिगड़ गए हैं। इसी पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मणिपुर सालों से जल रहा है और आज फिर से नफरत और हिंसा की आग में 20 घर राख हो गए। ये मोदी सरकार की उस विभाजनकारी विचारधारा का नतीजा है जो लोगों को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और पहचान के नाम पर बांटती है। आज मणिपुर की नहीं बल्कि पूरे प्रधानमंत्री संवेदना के 2 शब्द की भी उम्मीद पूरा देश छोड़ चुका है। कार्रवाई की बात तो दूर है। राहुल का कहना है कि मणिपुर बेहतर का हकदार है और इसके लिए भारत जोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। नई दिल्ली में हुए 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची को अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने कई अहम फैसलों का ऐलान किया, जिनमें रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने पर सहमति बनी। भारत और जापान ने पहले रक्षा सह विकास प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देश मिलकर आधुनिक रक्षा तकनीकों का विकास करेंगे। इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा लक्ष्य तय किया गया है, जिसके तहत जापान भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा। ये निवेश मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई टेक सेक्टर को नई ताकत देगा। साथ ही सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। भूमि आंदोलन में के कविता समेत कई नेता हिरासत में। एआई फर्जी जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी। यूजीसी नेट पेपर में भी गड़बड़ी, फिर से घिरी सरकार। ट्रंप समर्थक की खामेनेई के अंतिम संस्कार पर सलाह। तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी जिले में गुरुवार को बीआरएस नेता के कविता और उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये लोग कांग्रेस सरकार के खिलाफ भूमि पोराटम यानी कि जमीन के लिए संघर्ष आंदोलन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सरकार तेलंगाना राज्य आंदोलन में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को वादा की गई 250 वर्ग गज जमीन तुरंत दे और उनके कल्याणकारी योजनाओं को शुरू कर दे। इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने सुबह से ही सख्ती दिखाई। कई नेताओं को पहले ही पकड़ लिया गया और धरना स्थल पर लगे टेंट भी उखाड़ दिए गए। इसके बावजूद के कविता वहां पहुंची और उन्होंने उस जगह का नाम तेलंगाना उद्यम कारुला रक्षा कॉलोनी रख दिया, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें और उनके समर्थकों को भी हिरासत में ले लिया और थाने भेज दिया। इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कविता ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी और तानाशाही का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि जब तक आंदोलनकारियों को जमीन का हक नहीं मिल जाता, उनका ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अब एआई से बने फर्जी या फिर काल्पनिक जजमेंट के आधार पर किसी भी तरह का फैसला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता से कोई भी समझौता नहीं होगा। दरअसल ये मामला एक इंसॉल्वेंसी केस से जुड़ा हुआ था, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ने ऐसे केसों का हवाला दिया था जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। जांच में सामने आया कि ये रेफरेंस एआई की मदद से तैयार किए गए थे और पूरी तरह फर्जी थे। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने कहा कि कोर्ट में किसी भी एआई की दी हुई जजमेंट का इस्तेमाल करने से पहले उसकी पूरी तरह जांच जरूरी है। अगर बिना वेरिफिकेशन के ऐसे संदर्भ पेश किए जाते हैं तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई वकील बिना जांचे एआई से बने फर्जी जजमेंट को पेश करता है तो उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। वहीं अगर कोई जज ऐसे फर्जी रेफरेंस पर फैसला दे देता है तो ये न्यायिक चूक मानी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एआई तकनीक के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि एनटीए निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण परीक्षाएं कराने में नाकाम रही है। उनका कहना है कि हाल की परीक्षाओं में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिससे छात्रों का भरोसा वैसे ही कमजोर हो चुका है। कांग्रेस का दावा है कि 30 जून को हुई समाजशास्त्र की परीक्षा में वर्तनी, व्याकरण और अनुवाद की कई गलतियां थी। साथ ही कुछ प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों के नाम भी गलत लिखे हुए थे। वहीं अंग्रेजी विषय की परीक्षा को लेकर आरोप है कि 150 में से 67 सवाल पिछले वर्ष की परीक्षाओं से दोहराए गए थे और उनके विकल्प भी लगभग वही थे। जयराम रमेश ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही ऐसी गड़बड़ियां छात्रों के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। हालांकि इन आरोपों पर अब तक एनटीए की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं और इस पर अमेरिकी एक्टिविस्ट लॉरा लूमर ने विवादित बयान देकर ईरान की चिंता बढ़ा दी है। लॉरा ने अपने पोस्ट में इस अंतिम संस्कार को टारगेट रिच एनवायरनमेंट यानी कि हमला करने के लिए सबसे सही जगह बताया और इस्राएली सेना को टैग करते हुए अमेरिका और इस्राएल द्वारा जिहादियों पर हमले करने की बात लिख दी। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने वाला और बहुत आपत्तिजनक माना जा रहा है। इस बयान की अब हर तरफ आलोचना हो रही है। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.